पिछले क्लास में हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, μ1 और μ2 की अलग अलग वैल्यूज हम देने वाले थे, जिसके लिए आपको पता करना है कि एक्सीलरेशन कितना होगा दोनों ब्लॉक्स का, और उनके बीच में आपस में नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा, एक दूसरे पर ये लोग कितना नॉर्मल लगा रहे होंगे ना। ये चीजें पता करनी थी, और उसी में और पार्ट्स हम दे रहे हैं क्वेश्चन के। μ1 और μ2 की वैल्यूज है ना, एक तो हम लोग ले चुके थे पिछले क्लास में, μ1 लिए थे 0.5 और μ2 लिए थे 0.4 है ना। और वैल्यूज लेने जा रहे हैं। सेकंड लेते हैं, μ1 अगर 0 हो, μ2 अगर 0 हो, μ1 μ2 0 ले लिए तो क्या होगा। अच्छा, μ1 और μ2 दोनों 0 है, मतलब ये सरफेसेस दोनों स्मूथ है, तो ये लोग स्लिप करेंगे आराम से है ना। और एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाएंगे कि नहीं, कैसे डिसाइड होगा। तो जैसे बात हो रही थी इनिशियली, अपने से मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा गैप होता तो क्या होता है ना। क्वेश्चन में नहीं दिया है दोनों के बीच में कोई गैप, क्वेश्चन में तो दिया है दोनों कांटेक्ट में रखे थे, लेकिन नहीं डिस्कस हो रहा था पिछले क्लास में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सोचते इस तरह से हैं कि अगर गैप होता तो क्या होता है ना, अगर कांटेक्ट नहीं होता तो क्या होता, क्या पीछे वाला आगे वाले को पुश करने वाला था, क्या आके ढकेल देने वाला था, क्या अगर थोड़ा सा गैप लेके चलते तो। वैसे डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल लगेगा कि नहीं। चलिए, तो अगर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता तो क्या होता, ये अपना स्लिप कर रहा होता जी साइन थीटा से, ये भी स्लिप कर रहा होता जी साइन थीटा से, दोनों जी साइन थीटा से जा रहे होते। तो जब दोनों सेम एक्सीलरेशन से जा रहे होते तो इनके बीच का जो गैप था वो कभी भरता ही नहीं, मतलब ये जाके इसके पास तक पहुंच ही नहीं पाता, ये भी भाग रहा है जी साइन थीटा से, ये भी भाग रहा है ना। तो इनके बीच का जितना गैप था वो मेंटेन रह जाता, मतलब ये जाके इसको कभी पुश नहीं करने वाला था है ना। तो इसका मतलब नॉर्मल 0 होने वाला था। तो इसलिए अगर कांटेक्ट है भी तब भी नॉर्मल की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों आपस में नॉर्मल फोर्स 0 लगा रहे होंगे, और एक्सेलरेशन कितना होगा, तो जी साइन थीटा इसका भी और इसका भी जी साइन थीटा। आंसर हो गया। चलिए, तो इसका आंसर लिखते हैं। इस वाले केस में नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स विल बी 0, और A1 और A2 दोनों सेम होंगे, और दोनों होंगे जी साइन 37, जी साइन थीटा। जी साइन 37 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, G is 10, sin 37 is 0.6, तो ये हो गया 6 है ना। तो दोनों का एक्सीलरेशन इतना होता इस केस में। दो केसेस हो गए, थर्ड बनाने जा रहे हैं अब हम लोग। चलिए, तीसरा केस। अब हम लोग μ1 और μ2 की कुछ और वैल्यूज लेने जा रहे हैं। μ1 लेटर से है 0.4 और μ2 है 0.5। जो पहला केस था उसमें μ1 लिए थे 0.5 और μ2 को लिए थे 0.4। अब पलट दिए, μ1 इतना μ2 इतना है ना। अब क्या होगा, तो पहले तो ये दोनों के बीच में नॉर्मल होगा कि नहीं होगा। तो बीच में नॉर्मल तब कैसे डिसाइड होगा कि अगर गैप होता तो क्या होता। तो अगर थोड़ा सा गैप इनके बीच में होता तो इसके नीचे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कम, तो ये अगर अकेले होता तो कितने से स्लिप करता, तो जी साइन थीटा माइनस μ1 जी कॉस थीटा। μ1 है कम, μ2 है ज्यादा। ये कितने से स्लिप करता अकेले होता, तो जी साइन थीटा माइनस μ2 जी कॉस थीटा, मतलब इसका एक्सेलरेशन कम होता, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता। नहीं, लिख के देखो दोनों, जी साइन थीटा माइनस μ1 जी कॉस थीटा, μ1 छोटा है ना तो ये ज्यादा आएगा, और जी साइन थीटा माइनस μ2 जी कॉस थीटा कम आएगा। मतलब ये ज्यादा एक्सेलरेशन से भाग रहा होता और ये कम एक्सेलरेशन से भाग रहा होता। अगर इनके बीच में इनिशियली हमने थोड़ा सा गैप मान लिया और ये भाग रहा है ज्यादा तेजी से, ये जा रहा है धीरे धीरे, तो इनके बीच का जो गैप है वो तो और बढ़ते जाएगा है ना। तो मतलब इस केस में भी ये इसको कभी ढकेलने वाला नहीं है। इसलिए अगर कांटेक्ट था भी इनिशियली तो भी नॉर्मल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये इसको ढकेल नहीं रहा है। तो इस केस में नॉर्मल 0 हो गया, पिछले वाले केस की तरह नॉर्मल 0 हो गया। तो दोनों अपना इंडिपेंडेंट चल रहे हैं अपने अपने एक्सेलरेशन से, दोनों का एक्सेलरेशन जितना है वो आंसर हो गया। तो नॉर्मल हो गया इस केस में 0, और एक्सेलरेशन A1 इज इक्वल टू, इसका एक्सेलरेशन वैसा ही जैसा अकेले होता है ना। तो कितना, जी साइन थीटा माइनस μ1 कितना दिया 0.4 इंटू जी कॉस थीटा है ना। जी साइन 37 इज 6 माइनस μ1 इज 0.4 इंटू जी कॉस थीटा इज 8। कितना आ गया, 6 माइनस 3.2 दैट इज 2.8। ठीक है,
इसी तरह से a2 निकाल लिया जाए, पीछे वाले का एक्सेलरेशन, g sin थीटा माइनस μ2 मतलब 0.5 इंटू जी कॉस थीटा, g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होता है ना, ये हो गया कितना 6 माइनस 0.5 टाइम्स 8 तो ये हो गया 6 माइनस 4 दैट इज 2। देखो इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका ज्यादा है, तो ये धीरे धीरे जाएगा और आगे वाला जो था 4 के जो तेजी से भाग जाएगा। ये आंसर्स हो गए। नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए फोर्थ, अब कुछ चेंज कर दें। μ1 हो गया 0.9 एंड μ2 इज इक्वल टू 0.8, ऐसा लेते हैं। μ1 इज 0.9, μ2 इज 0.8। अब देखते हैं क्या होगा, नॉर्मल होगा कि नहीं होगा और एक्सेलरेशन कितना कितना होगा। लेकिन यहां पे सबसे पहला चीज देखो नोटिस करने वाला ये है कि tan थीटा, tan 37 इज 0.75, μ1 भी tan थीटा से बड़ा है, μ2 भी tan थीटा से बड़ा है ना। अब नॉर्मल कैसे डिसाइड करते हैं, थोड़ा सा गैप मान ले, मान लो इनके बीच में अगर थोड़ा सा गैप होता तो क्या ये इसको जाके पुश करने वाला था, इनिशियली मान लिया जाए, एज्यूम कर लिया जाए थोड़ा सा गैप, तो क्या होगा, इसका जो म्यू है वो भी tan थीटा से बड़ा है, मतलब ये भी आगे स्लिप नहीं कर रहा है, इसका भी म्यू tan थीटा से बड़ा है, तो ये भी स्लिप नहीं कर रहा। अगर थोड़ा सा गैप मान लेते तो ना ये आगे बढ़ता ना ये, तो ये क्यों जाके इसको पुश करेगा, ये तो अपना रुका हुआ है ना। वो गैप जो माने हैं बीच में वो कभी भरता ही नहीं, ये कभी जाके इसको पुश ही नहीं कर पाता है ना, इसलिए नॉर्मल इस केस में भी 0 है ना। जब गैप भरेगा नहीं, जाके पुश ही नहीं करेगा तो नॉर्मल कहां से आएगा, नॉर्मल की जरूरत इसका मतलब नहीं है, तो इसलिए नॉर्मल फोर्स हो गया 0। और एक्सेलरेशन भी डिसाइड कर ही लिए हम लोग, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों ही स्लिप नहीं कर रहे हैं, दोनों के नीचे का म्यू tan थीटा से बड़ा है। ये आंसर हो गया फोर्थ केस का। नेक्स्ट, चलिए फिफ्थ है ना। फिफ्थ केस में ऐसा किया जाए कि लेट अस से μ1 is 0.8 and μ2 is 0.6 है ना। इसके नीचे का म्यू tan थीटा से बड़ा है और इसके नीचे का म्यू tan थीटा से छोटा है, तो क्या होगा, नॉर्मल होगा कि नहीं, एजम्पशन वाला कि पहले बीच में गैप मान ले, नहीं होता तो क्या होता वाला तरीका, कांटेक्ट नहीं होता मतलब यहां पे गैप होता तो क्या होता, ये जो अपना tan थीटा, इसके नीचे का म्यू tan थीटा से बड़ा है तो ये तो वहीं पे रहेगा, अपने से अगर छोड़ दिया जाएगा तो स्लिप नहीं करेगा, लेकिन ये इसके नीचे का म्यू tan थीटा से छोटा है तो ये तो स्लिप करेगा। तो अगर बीच में गैप मान भी लेते तो ये आके इसको पुश कर देता है ना, ये आगे बढ़ता और इसको पुश कर देता, इसका मतलब इनके बीच में नॉर्मल की जरूरत है, नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो नॉर्मल फोर्स रहेगा इसमें, 0 नहीं होगा नॉर्मल फोर्स। कितना होगा पता करना है, एक्सेलरेशन कितना होगा पता करना है, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ही डिसाइड किया जाए, कितने एक्सेलरेशन से आगे जाएंगे ये लोग, कैसे डिसाइड होगा। देखो पहले तो ये डिसाइड किया जाए, अब देखो ये अपने से तो आगे नहीं जाना चाहता है ना, इसका म्यू tan थीटा से बड़ा है, खुद से छोड़ देने पर तो ये नहीं जाने वाला था, लेकिन ये पीछे से आके इसको पुश भी कर रहा है। अब ये इसको पुश कर रहा है पीछे से आके, तो क्या इसको आगे बढ़ा देने में सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं। ये इसको जब पुश करेगा आगे, अब इसके नीचे भी तो फ्रिक्शन है, ये भी फ्रिक्शन तो आगे स्लिपिंग से को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये रोक नहीं पा रहा है अकेले, नहीं μ2 जो है वो छोटा है, तो मतलब ये तो इसको नहीं संभाल पाएगा, तो या तो आगे बढ़ना चाहेगा, जब ये आगे बढ़ना चाहेगा तो 4 वाले को ढकेलेगा। अब 4 वाला आगे बढ़ना नहीं चाहता था क्योंकि इसका म्यू बड़ा है tan थीटा से, लेकिन अब ये इसको ढकेल भी रहा है, तो क्या इसको आगे बढ़ा पाएगा कि नहीं। हो सकता है कि कम फोर्स से ढकेल रहा हो, इसको आगे ना बढ़ा पाए, या ज्यादा फोर्स से ढकेलेगा तो बढ़ा भी सकता है, तो सिस्टम आगे चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है। कैसे डिसाइड होगा, पहले ये डिसाइड किया जाए कि ये सिस्टम आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, पहले ये डिसाइड करना चाहिए।
कैसे डिसाइड करेंगे? वैसे ही जैसे पहले ये क्वेश्चन जो किए थे हम लोग पहले की क्लासेस में, इसमें कैसे डिसाइड किए थे कि सिस्टम आगे बढ़ेगा कि नहीं? कैसे डिसाइड किए थे? बोले थे कि यहां का फ्रिक्शन कितना तक संभाल सकता है, यहां का फ्रिक्शन कितना तक संभाल सकता है, ये पहले का क्वेश्चन है, हम याद दिला रहे हैं, और ये कितने से खींच रहा है। तो अगर ये दोनों मिलके 80 न्यूटन तक संभाल सकते हैं, तो जब तक 80 न्यूटन से के फोर्स से इधर नहीं खींचा जाएगा तो ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे डिसाइड किए। वैसा ही कुछ यहां पर भी करने जा रहे हैं। ये वाला फ्रिक्शन का लिमिट कितना है, मतलब ये कितना तक संभाल सकता है, ये वाला फ्रिक्शन कितना तक संभाल सकता है, दोनों मिलके कितना तक रोक पाएंगे, और टोटल खींचने वाला फोर्स कितना है, कंपैरिजन किया जाएगा। उससे पता चलेगा कि ये सिस्टम आगे बढ़ेगा कि नहीं, है ना। चलिए सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। दोनों का पहले लिमिट पता करते हैं। तो यहां का लिमिट, यहां वाले फ्रिक्शन का जो लिमिट है दैट इज कितना, μ1 इंटू m1g cos थीटा, है ना। लिमिट कैसे, F1 मान लें, इसका F1 का जो लिमिट है दिस इज इक्वल टू, यहां वाले फ्रिक्शन का जो लिमिट है म्यू इंटू नॉर्मल होता है ना, तो म्यू इंटू mg cos थीटा, तो म्यू इज 0.8 इंटू m, ये m है, इंटू g cos 37 इज 8, है ना। ये कितना आ गया, 256, 25.6। F1 का लिमिट यहां पे लिख दे रहे हैं 25.6 है, म्यू इंटू नॉर्मल का वैल्यू। उस तरह से यहां पर म्यू इंटू नॉर्मल का वैल्यू कितना है, F2 का लिमिट है μ2 मतलब कि 0.6 इंटू m मास इज 2, μ2 mg cos थीटा, g cos 37 इज 8, है ना। तो दिस विल बी 9.6, है ना। तो ये हो गया F1 का लिमिट, यहां लिख दिया F2 का लिमिट 9.6 लिख दिए। चलो ये हो गया। तो इसका मतलब ये इतना तक संभाल पाएगा, इतना फोर्स तक लग सकता है, यहां का फ्रिक्शन इतना तक लग सकता है। तो दोनों मिलके अगर रोकेंगे तो कितने तक रोक पाएंगे, तो ये दोनों मिलके कितना फोर्स तक रोक सकते हैं, तो इधर लिख दे रहे 25.6 और 9.6 मिला के कितना हुआ, इस जगह 12, 15, 3, 35.2 तक संभाल सकते हैं लोग। और खींचने वाला फोर्स कितना है, आगे ड्रैग करने वाला फोर्स कितना है, तो ड्रैग करने वाला फोर्स है दोनों का mg sin थीटा, 4g sin थीटा और 2g sin थीटा, नहीं तो दोनों का मिला के कितना आएगा, 6 इंटू जी इंटू साइन थीटा आएगा, नहीं 4 इंटू जी इंटू साइन थीटा, 2 इंटू, दोनों को मिला के खींचने वाला फोर्स हो गया 6 इंटू जी साइन 37 इज 6, मतलब कितना 36। देखो आगे ड्रैग करने वाला फोर्स है 36, और दोनों जो रोक रहे हैं वो दोनों मिला के इतना तक रोक सकते हैं 35.2 तक। तो इसका मतलब रोक पाने वाला जो फोर्स है वो छोटा है, नहीं आगे खींचने वाला फोर्स बड़ा है। तो इसलिए सिस्टम आगे चला जाएगा, स्लिप कर जाएगा। जब सिस्टम आगे चलने लगेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना है लिख दिया जाए, तो एक्सेलरेशन विल बी नेट खींचने वाला फोर्स और माइनस नेट रोकने वाला फोर्स, नहीं नेट फोर्स अपॉन मास करें, आगे खींचने वाला फोर्स है 36 में से दोनों, अच्छा ये दोनों अपना पूरा लग रहे होंगे ना, अगर स्लिप कर रहा है डिसाइड हो गया तो फिर जितना लग सकता है फ्रिक्शन उतना लगेगा, तो माइनस 35.2 अपॉन मास ऑफ द सिस्टम इज 6, एक्सीलरेशन इतना। अब एक्सीलरेशन पता चल गया तो ये लिख दें 0.8 आएगा ना, ठीक है ना। तो ये हो गया 0.8 अपॉन 6, ये हो गया एक्सीलरेशन। और ये भी पता करना था इनके बीच में नॉर्मल कितना है, तो किसी भी एक बॉडी का एफबीडी बना दीजिए, आगे वाला या पीछे वाला किसी का भी, तो नॉर्मल फोर्स बना देंगे और कितना है पता चल जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए हम 4 वाले का ही बना दें, किसी का भी बना सकते हैं, तो 4 वाले का बनाएंगे तो 4g साइन थीटा मतलब कि इतना, mg साइन थीटा इधर की तरफ हो गया, फ्रिक्शन पीछे की तरफ कितना लाए थे हम लोग 25.6 और 2 kg वाला इसको ढकेल भी रहा हुआ नॉर्मल से, 4 kg वाले का एफबीडी बना रहे हैं तो 2 kg वाला ढकेल भी रहा है, ये इसका mg साइन थीटा है, पीछे ये एक्सेलरेशन इसका कितना है वो हम लोग निकाल चुके हैं, ये रहा। नेट फोर्स को ml लिख देंगे तो नॉर्मल आ जाएगा। यहाँ पे आगे की तरफ है n माइनस पीछे की, n और ये दोनों आगे की तरफ है ना, n और प्लस
24 माइनस 25.6, ये हो गया नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इज 4 इंटू एक्सेलरेशन ए, जो कि ये है. इसको यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करके, 4a है ना, ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो नॉर्मल फोर्स आ जाएगा. तो ऐसे किया जाता है इस तरह के क्वेश्चन, है ना. चलिए हम लोग और वैरायटी सीखने जा रहे हैं क्वेश्चंस की. चलिए तो इंक्लाइंड प्लेन पे क्वेश्चंस, फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस हम लोग सीख लिए. अब नेक्स्ट जो चीज सीखने जा रहे हैं हम लोग फ्रिक्शन में, वो है कि एक ब्लॉक के ऊपर अगर एक और ब्लॉक रखा हो, दो ब्लॉक्स हो, और उनमें से किसी को खींचा जाए तो आपस का फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है. ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाले क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम लोग, है ना. ये भी एक वैरायटी है. तो चलिए, उसका एक तरीका है, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक प्रोसीजर, एक तरीका होता है. वो तरीका पहले सीखा जाएगा और फिर और एग्जाम्पल्स हम उस तरह के कराएंगे, फिर वो आप अपने से ट्राई करिएगा. पहला वाला क्वेश्चन हम खुद से कर रहे हैं, आप उसका तरीका सीखिए कैसे किए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस. चलिए, ये ग्राउंड है और ये दो ब्लॉक्स है ना. ये ग्राउंड हो गया, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है. इसका मास है 4 kg, इसका मास है 2 kg. इनके बीच में जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है 0.5. यहां पर स्मूथ है, नीचे ग्राउंड है ना. और लेट्स से कि इसको खींच रहे हैं कोई एक फोर्स लगा के, है ना. चलिए सर, तो अच्छा यहां पर लिमिट कितना है, यहां पर लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा फ्रिक्शन का. तो यहां का जो नॉर्मल है, यहां का जो नॉर्मल होगा, अगर इसका एफबीडी बनाएंगे तो नीचे की तरफ 20, ऊपर की तरफ नॉर्मल. तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है ना, 20 इज इक्वल टू नॉर्मल. नहीं तो नॉर्मल आ गया 20 और म्यू इंटू नॉर्मल का वैल्यू इज 10, है ना. यहां का लिमिट है 10 और इसको खींच रहे सॉरी ये जो फोर्स से खींच रहे हैं, ये फोर्स मान लेते हैं 12 न्यूटन है ना. यहां पे फ्रिक्शन का लिमिट है 10 और 12 न्यूटन से खींच रहे हैं. सबसे पहला चीज जो इसमें हम आपको बताना चाहते हैं, हम लोग ने डिसाइड करते थे कि फ्रिक्शन स्टैटिक है कि काइनेटिक. तो इसमें क्या गलती नहीं करना है, सबसे पहला चीज हम जो बता रहे हैं कि आपको जो गलती नहीं करनी है. यहां का फ्रिक्शन का लिमिट है 10 और यहां पे खींच रहे 12 से, तो सीधा सीधा ये नहीं बोल देना कि यहां पर स्लिपिंग होगी, है ना. ये सीधा सीधा डिसाइड आप नहीं कर सकते कि यहां पे 10 है लिमिट, 12 से खींच रहे तो स्लिपिंग हो जाएगी. ग्राउंड पर ठीक था, एक ही ब्लॉक पे ठीक था. एक ही ब्लॉक होता, यहां पर अगर रफ होता और इसको खींच रहे होते, है ना, और यहां का अगर फ्रिक्शन का लिमिट होता 10 और 12 से खींच रहे होते, तो यहां पे वेल्डिंग टूट जाती, आगे बढ़ जाता, वो ठीक था. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. इसमें आप ऐसे सीधे डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ लिमिट है 10, 12 से खींचना तो यहाँ की वेल्डिंग टूट जाएगी. नहीं, यहाँ की वेल्डिंग इतना ऐसा नहीं कि टूट जाएगी. नीचे वाला जो ब्लॉक है, नीचे वाला जो सरफेस है, ऊपर वाला ब्लॉक का सरफेस और नीचे वाले ब्लॉक के सरफेसेस कांटेक्ट में है ना. तो इस ब्लॉक के नीचे वाला जो ब्लॉक है, उसका जो सरफेस है वो रेस्ट पे नहीं है ग्राउंड के जैसा. वो भी आगे चल सकता है, वो भी आगे चलेगा, यहाँ स्मूथ है. तो नीचे वाला सरफेस भी आगे जा रहा है और ऊपर वाला सरफेस भी आगे जा रहा है. अब स्लिपिंग कब होगी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कब करेंगे, वो अलग ही बात हो गई, है ना. बात समझ रहे. तो अब जैसे कि 12 से खींचेंगे तो यहां पर स्लिपिंग हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है. अभी हम सॉल्व करके दिखाते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि इस केस में यहां पर स्लिपिंग नहीं होगी, वेल्डिंग नहीं टूटेगी. वही सब सीखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे छोटी बात, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाले क्वेश्चंस में
ऐसे सीधा देख के डिसाइड नहीं किया जाता है कि वेल्डिंग टूट जाएगी। ऐसे मत डिसाइड करना कभी भी। जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसीजर है, उसको सॉल्व करेंगे तो सामने बात आएगी कि हाँ क्या हो रहा है। एक्चुअली नीचे वाला सरफेस भी तो आगे मूव कर रहा है ना, ग्राउंड से इसको कंपेयर नहीं कर। ग्राउंड में तो नीचे वाला सरफेस रेस्ट पे होता था, ब्लॉक ऊपर से चल रहा होता था, वेल्डिंग कब टूटेगी की बात अलग थी। लेकिन यहाँ नीचे वाला सरफेस भी आगे मूव करने वाला है, तो ऐसे डिसाइड नहीं होता। इसका एक प्रोसीजर देखो क्या है, हम तरीका बता रहे हैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में यहाँ सबसे सोचने वाली बात सबसे पहले यही है कि यहाँ जो फ्रिक्शन है, यहाँ का जो फ्रिक्शन है उसका वेल्डिंग कब टूटेगा। मतलब इतना फोर्स लगाने से क्या ये फ्रिक्शन, यहाँ वाला जो फ्रिक्शन है वो इन दोनों की आपस की स्लिपिंग को रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा, यही डिसाइड करने वाली बात होती है ना। तो देखो क्या तरीका है। मैथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका होता था एजम्पशंस का तरीका, है ना। पता नहीं आपने शायद सुना हो या नहीं, हम बता रहे हैं। उसमें होता यह है, एजम्पशंस वाले तरीके में मैथ में जब सॉल्व कर रहे होते हैं हम लोग, पहले स्टेप पे कोई एजम्पशन ले लेते हैं कि लेट अस अज्यूम दिस, है ना। फिर क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करते करते आप किसी ऐसे बात पे पहुंच गए जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है ना। अगर सॉल्व करते करते आप किसी कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गए, तो कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच जाने का मतलब होता है कि इसका मतलब जो आपने शुरू में एजम्पशन माना था वो गलत था, तभी ना कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गए। जैसे कि कुछ एजम्पशन मान के सॉल्व करना शुरू किया और फाइनली आ गया 2 = 5। सॉल्व करते करते मान लीजिए फाइनली आ गया 2 = 5, गलत हो गया। 2 = 5 तो होता नहीं, तो मतलब कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गए। तो अगर कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गए, कोई गलत बात पे पहुंच गए, इसका मतलब शुरू में जो आपने एजम्पशन माना था वो गलत था। तो ये एक तरीका होता है पता करने का कि क्या सही क्या गलत है ना। एक एजम्पशन मान लेते हैं, जब ऐसा ही दो ही आउटकम होगी, एक सही या एक गलत। तो जो प्रूव करना है कि वो सही है कि गलत, तो पहले उसको एजम्पशन मान लेते कि चलो मान लिया कि ये सही था, सॉल्व किए, और अगर फाइनली एक कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गए तो इसका मतलब जो माने थे वो गलत था, है ना। तो इसी तरीके से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अब यहाँ क्या है, कौन सी बात पे डाउट है, यहाँ का फ्रिक्शन स्लिपिंग को रोक पाएगा कि नहीं, आपस की स्लिपिंग को रोक पाएगा कि नहीं, यही तो बात है। तो हम लोग सबसे पहले एजम्पशन ले लेते हैं यहाँ पे कि लेट अस अज्यूम कि यहाँ का जो फ्रिक्शन है वो इन दोनों के आपस की स्लिपिंग को रोक पाएगा। मान लिया, एज्यूम कर लिया, सॉल्व किया, सॉल्व करके फाइनली एक बात पे पहुंचेंगे, फिर वहां चेक करेंगे कि हम कहीं कॉन्ट्राडिक्शन पे तो नहीं पहुंच गए। तो अगर कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गए, मतलब कोई गलत बात सामने आ गई, तो इसका मतलब जो एजम्पशन माने थे वो गलत था। तो पता चल गया कि हाँ, अगर एजम्पशन आपने माना था कि यहाँ स्लिपिंग नहीं हो रही है और फाइनली आप किसी गलत बात पे, कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गए, तो इसका मतलब कि आपका एजम्पशन गलत है, मतलब यहाँ स्लिपिंग हो रही है। डिसाइड हो गया। बस यही डिसाइड करना मेन चीज होता है इसमें कि यहाँ स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी, है ना। चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। स्टेप्स पे जरा ध्यान दीजिए, क्या स्टेप्स हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला स्टेप, हम सारे स्टेप्स आपको बताएंगे। पहला स्टेप में एजम्पशन लेते हैं हम लोग। क्या एजम्पशन लेते हैं कि नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक्स के बीच में आपस में स्लिपिंग नहीं हो रही है, यही हमारा पहला एजम्पशन है। अच्छा यार, लिमिट जितना था लिखते हैं, लिमिट 10 लाए थे ना हम लोग। चलिए पहला स्टेप हो गया एजम्पशन, एज्यूम कर लिए। अब सॉल्व करना शुरू करेंगे। सेकेंड स्टेप में ये चीज को मानते हुए सॉल्व करके हमको पता करना होगा कि इनके बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है, मैग्नीट्यूड में कितना ना, पता करने जा रहे हैं। देखिए सेकेंड स्टेप में अब हमको ये, जब हमने एजम्पशन मान ही लिया कि आपस में स्लिप नहीं कर रहे हैं दोनों, मतलब दोनों साथ में चल रहे हैं, साथ में एक साथ चल रहे हैं, तो एक ही बॉडी की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए एफबीडी बना रहे हैं इस तरह से, दोनों का मिला के कितना केजी, 6 kg। कितने फोर्स से खींचे, 12 न्यूटन से। नीचे तो स्मूथ है ना, ग्राउंड स्मूथ है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन विल बी नेट फोर्स अपॉन मास 12/6, दैट इज 2 एक्सेलरेशन हो गया। अब अगर ऐसा है तो इनके बीच में आपस में फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, तो इनमें से किसी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया जाए तो फ्रिक्शन कितना है पता चल जाए। मान लीजिए 4 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, 4 वाले का, है ना। तो इस पे फोर्स कौन सा है, आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। अच्छा कैसे मालूम आगे की तरफ, सोचो फ्रिक्शन किधर की तरफ है, कैसे डिसाइड होगा, उल्टा मान के कि फ्रिक्शन नहीं होता तो कौन किधर जाता। अब जैसे अगर यहां स्मूथ होता
तो यहाँ स्मूथ होता, फ्रिक्शन नहीं था, तो इसके ऊपर तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे कोई फोर्स है नहीं, फ्रिक्शन अगर नहीं है स्मूथ मान लेगा, तो यहाँ भी कोई फोर्स नहीं, यहाँ भी कोई फोर्स नहीं, तो ये तो यहीं पे रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा। इसको आगे खींच रहे थे, ये आगे चला जाएगा, मतलब ये आगे जाने वाला था। तो अगर यहाँ सरफेस रफ है तो इसको आगे जाने से रोकने के लिए इस पर पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, और एक्शन रिएक्शन पेयर से इस पर आगे की तरफ। तो 4 वाले पे फ्रिक्शन आगे की तरफ है, ये चीज। और एक्सेलरेशन इतना होने वाला है, दोनों साथ में चल, दोनों का एक्सेलरेशन इतना ही है। तो नेट फोर्स इक्वल टू एम लिखे, तो एफ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए, 4 टाइम्स ए कितना है 2, तो ये हो गया कितना 4 और 2 8, है ना। तो फ्रिक्शन ला दिए 8। थर्ड स्टेप में चेक करते हैं हम लोग कि जो एजम्पशन माने थे वो सही है कि नहीं, मतलब कोई कॉन्ट्राडिक्शन पे तो नहीं पहुंच गए। देखो कैसे चेक करते हैं, हमारे हिसाब जो भी हम लाएंगे उसमें जो फ्रिक्शन आएगा वो शुड बी लेस देन फ्रिक्शन का लिमिट। हम जो फ्रिक्शन लाए हैं वो कितना लाए हैं 8, दिस शुड बी लेस देन, लिमिट है कितना 10, है ना। चेक कर रहे, देखो कितना लाए और कितना लिमिट है, कंपैरिजन चेक कर रहे हैं। तो लाए हैं 8, लिमिट था 10, मतलब कि 8 इज लेस देन 10, ये सही है, मतलब कि जो एजम्पशन माने थे वो सही था, कॉन्ट्रडिक्शन पे नहीं पहुंचे। जो एजम्पशन माने थे वही सही बात है, और एजम्पशन क्या माने थे कि दोनों आपस में स्लिप नहीं कर रहे हैं। तो बस यही आंसर हो गया कि दोनों आपस में स्लिप नहीं करेंगे, और एक्सेलरेशन इनका कितना होगा निकालेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा और इतना होगा, बीच में फ्रिक्शन उनके बीच में कितना लग रहा होगा, इतना लग रहा होगा, सारा आंसर मिल गया। नहीं, ये भी पता चल गया कि उनके बीच का फ्रिक्शन कितना है, ये भी पता चल गया कि एक्सेलरेशन कितना है, ये आंसर हो गया। ये तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, लेटस से हम सॉल्व करते, और सॉल्व करते करते जब यहां पे पहुंचते, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में यहां तक पहुंचने पर फ्रिक्शन आ जाता 12 आ जाता, मान लीजिए, तो जब चेक करते यहां लिखते फ्रिक्शन लाए हम कितना 12, लिमिट कितना है 10, 12 इज लेस देन 10, गलत हो जाता। तो एजम्पशन, अगर ये यहां कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, मतलब ये गलत हो गया, तो इसका मतलब जो एजम्पशन माने थे वो गलत था। एजम्पशन क्या माने थे कि आपस में स्लिपिंग नहीं हो रही है, ये गलत बात है, इसका मतलब आपस में स्लिपिंग हो रही होगी उस केस में, है ना। ये पता चल गया कि आपस में स्लिपिंग हो रही थी, है ना। तो अगर आपस में स्लिपिंग हो रही थी तो इसका मतलब इनके बीच का फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, अब काइनेटिक हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगा तो कितना 10 आंसर, तब भी आंसर पता चल जाएगा। एजम्पशन सही हुआ अगर तो भी आंसर पता चल गया, और एजम्पशन गलत हुआ तो भी आंसर पता चल जाएगा। आंसर क्या है वो आपको हमेशा पता चल ही जाएगा ये स्टेप्स करने के बाद, है कि नहीं। तो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी तरीके के, और यही स्टेप्स फॉलो करते हुए, है ना। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, एफ का एक और वैल्यू, कोई नया वैल्यू हम लिख देते हैं। मान लीजिए एफ हो गया, मान लीजिए 18, है ना। और अब पता करना है कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना। क्वेश्चन लिख दीजिए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना कितना। चलिए, तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, हम स्टेप्स फॉलो करेंगे अपने। देखो, पहला स्टेप एजम्पशन, हम लोग हमेशा ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाले क्वेश्चंस को एजम्पशन वाले तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप एजम्पशन, क्या है एजम्पशन कि नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक्स, नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के बीच में आपस में स्लिपिंग नहीं हो रही, एजम्पशन लिए। और अगर ऐसा है तो क्वेश्चन आगे बढ़ाए, सॉल्व किए। कैसे, अगर स्लिपिंग आपस में नहीं है तो दोनों को एक ही ब्लॉक की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। एक ही ब्लॉक बना दिए 6 kg का, खींच रहे कितने से 18 से, यहां पर स्मूथ है नीचे वाला, यहां पर स्मूथ है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आगे की तरफ। अगर a लिखे तो a इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास इज 3, 18/6,
3, एक्सेलरेशन हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोनों में से किसी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के फ्रिक्शन कितना लग रहा है पता किया जाए। मान लीजिए 4 वाले का बनाए तो फ्रिक्शन F बस एक ही फोर्स ही है और F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 4 इंटू ए लिख देंगे। ये कितना आ गया 12 आ गया ना। हाँ, जो वही बात करते थे। अच्छा कोई कहे कि सर 2 वाले का एफबीडी बनाते तो भी क्या यही आता, तो वही आता ऑब्वियसली। 2 वाले का देखो एक बार बना के दिखा दें, जरूरत नहीं है दोनों करने की, बस दोनों में से किसी एक का बनाएंगे तो फ्रिक्शन पता चल जाएगा। हम 2 वाले का भी एक बार दिखा दे रहे हैं। F फोर्स इधर लग रहा था, 2 वाले पे फ्रिक्शन इधर लग रहा था ना, नेट फोर्स इक्वल टू एमए लिखते हैं। तो फ्रिक्शन ये F है 18 माइनस पीछे की तरफ फ्रिक्शन है F, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिखेंगे ना। तो अगर 6 तो F इज इक्वल टू कितना 18 माइनस 6 इज 12, तो भी वही आएगा ना जो लाए थे हम लोग। लेकिन दोनों का नहीं बनाएंगे, एक ही का किसी का बनाएंगे तो पता चल जाएगा। चलिए अच्छा, तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स कितना है 12 पता कर लिए। थर्ड स्टेप में हम लोग चेक करते हैं कि जो लाए हैं कहीं वो कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है, चेक कर रहे हैं। तो चेक कर रहे हैं कि हमारे जो भी फ्रिक्शन फोर्स लाए हैं वो छोटा होना चाहिए लिमिट से। लिमिटिंग वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मतलब 12 छोटा होना चाहिए, फ्रिक्शन का लिमिट है 10 से। तो यहां देखो ये गलत हो गया, मतलब कि जो एजम्पशन माने थे वो गलत था। एजम्पशन क्या माने थे कि स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स नहीं हो रही है, वो गलत हो गया। इसका मतलब ब्लॉक्स के बीच में आपस में स्लिपिंग हो रही थी। अच्छा कभी आपका एजम्पशन जो आपने शुरू में माना था वो गलत हो जाए तो कोई दुखी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको तब भी तो एक आंसर पता चल गया। अगर एजम्पशन गलत भी हो गया तब भी एक बात पता कर लिए आप, क्या पता कर लिए कि स्लिपिंग हो रही है। स्लिपिंग हो रही है मतलब फ्रिक्शन कैसा है, काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन है तो बहुत बढ़िया बात है, कोई वेरिएबल का चक्कर नहीं है, जितना लग सकता है उतना ही लगता है। मतलब कितना 10। स्टैटिक फ्रिक्शन में तो फिर भी सोचना होता है कि यार कितना भी हो सकता है, 0 से लिमिट तक कुछ भी हो सकता है, नहीं काइनेटिक में सोचना ही कहां होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन है तो 10 आंसर है कि नहीं, जितना लग सकता है उतना ही लगता है। तो इसलिए एजम्पशन कभी आपका गलत हो तो दुखी होने वाली बात नहीं है। चलिए फोर्थ स्टेप में क्या किया जाता है, खुश हो जाते हैं सबसे पहले। क्यों खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमको फ्रिक्शन पता चल गया कि कितना लग रहा है। फिफ्थ स्टेप में आंसर लिख देते हैं। देखो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाला ब्लॉक दोनों का एक्सेलरेशन पता करना था, 2 का और 4 का। इसको आगे खींच रहे F से, फ्रिक्शन फोर्स पीछे है कितना 10, इस पे फ्रिक्शन फोर्स यही आगे की तरफ है कितना 10। ये दोनों का एफबीडी बना दिए, दोनों का एक्सेलरेशन लिखना है। तो मान लो इसका एक्सेलरेशन है A1, इसका A2 है ना, मान लेते हैं इसका है A1 आंसर लिखने के लिए, इसका A2। तो A1 कितना हो गया नेट फोर्स अपॉन मास, तो F माइनस 10, F कितना था 18, 18 माइनस 10 अपॉन मास इज 2, तो कितना हो गया 4, और A2 कितना हो गया 10/4 नेट फोर्स अपॉन मास दैट इज 2.5। दोनों का एक्सेलरेशन इतना इतना हो गया जो पूछा गया था, है कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 ही आउटकम हो सकते हैं ना, यहाँ पे आने के बाद चेक करने के बाद 2 ही आउटकम हो सकते हैं, या तो एजम्पशन सही था तो जो निकाले थे वही आंसर हो गया, और अगर एजम्पशन गलत था तो फ्रिक्शन पता चल गया। फ्रिक्शन पता चल गया तो एफबीडी बना के आंसर लिख दिया, है ना, ऐसे किया था। और क्वेश्चंस करते हैं, चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अब यहां से इसको फोर्स F लगा के खींच रहे हैं। लेट अस से F इज 20 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं, और आपको वही सब बातें पता करनी है कि एक्सेलरेशन दोनों का कितना है, दोनों के बीच में आपस में फ्रिक्शन फोर्स कितना है, ये सब पता करना है ना। चलिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला स्टेप है एजम्पशन,
वही सेम एजम्पशन जो बार बार ले रहे हैं कि ब्लॉक्स के बीच में आपस में स्लिपिंग नहीं हो रही है, ऐसा एजम्पशन मान लिए। दूसरे स्टेप में फ्री बॉडी डायग्राम बना के बीच में फ्रिक्शन दोनों के कितना है वो पता करेंगे। तो अगर दोनों साथ में चल रहे हैं, एजम्पशन ले ही चुके हैं, तो इसका मतलब एक साथ फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं इनका। तो आगे खींचने वाला फोर्स है 20, तो इस सिस्टम का आगे की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन मास, मतलब कि 20/6 10/3। अब दोनों में से किसी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। 2 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे है ना, ये वाला नीचे से आगे भागना चाहता है तो इस पर फ्रिक्शन, पीछे इस पर आगे, तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे, इस पे यही नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2 टाइम्स a is 10/3 20/3 है ना। यहां पर लिमिट है 10, फ्रिक्शन फोर्स लाए 20/3 मतलब 6.66। थर्ड स्टेप में चेक करेंगे कि जो फ्रिक्शन लाए थे वो छोटा है कि नहीं, किससे, लिमिट से। तो हम लाए 20/3, छोटा होना चाहिए 10 से, जो कि सही है। तो इसका मतलब जो आंसर लाए थे वही आंसर है, आपस का फ्रिक्शन है इतना और एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, और कितना है 10/3। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए इसको कुछ और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इस बार ये फोर्स ले रहे हैं 30, तो कैसे होगा, फिर से वही कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में एजम्पशन ले लिए कि आपस में ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहे हैं। दूसरे स्टेप में फ्री बॉडी डायग्राम बना के फ्रिक्शन पता करना है। चलिए तो पहले एक बार दोनों का एक साथ बना दें। 6 kg का ये फोर्स है कितना, 30। नेट फोर्स इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन विल बी नेट फोर्स अपॉन मास, मतलब कि 5 है ना। एक्सेलरेशन हो गया 5, और फिर क्या करें, किसी एक ब्लॉक का एफबीडी बना देते हैं, 2 वाले का बना देते हैं। फ्रिक्शन फोर्स आगे F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कितना आ गया 10, लिमिट है 10। चेक कर लेते हैं एक बार, कौन सा स्टेप 3 लिखते हैं इसको, स्टेप 3 चेक कर रहे हैं कि जो फ्रिक्शन लाए हैं वो लेस देन इक्वल टू लिमिट है कि नहीं। फ्रिक्शन लाए हैं 10, लेस देन इक्वल टू 10, इक्वल टू तो है, ये सही हो गया। तो इसलिए एजम्पशन जो लिए थे वो सही था, जो आंसर लाए हैं वही आंसर है। एक्सेलरेशन दोनों का सेम है और 5 है, और बीच में ये जो फ्रिक्शन है इनके बीच का वो इतना है। एक और करते हैं। चलिए इसको लेते हैं कुछ, कितना ले लें, 35 है ना, या 40 ले लें सीधा। सिक्स लेते हैं, चलो 6 आएगा बढ़िया सा। चलिए 36 हो गया। अब पता करते हैं, पहला स्टेप में एजम्पशन ले लिए कि आपस में स्लिपिंग नहीं हो रही है। अगर आपस में स्लिपिंग नहीं हो रही है तो एक साथ फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। ये 6 है और 36 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स अपॉन मास 36/6 6 आ जाएगा, है कि नहीं। अब तो आंसर आपको पहले से पता है, नहीं अगर 30 लगाने पर स्लिपिंग लिमिट तक पहुंच चुका था फ्रिक्शन, तो अब तो स्लिपिंग हो ही रही होगी, नहीं तो आंसर लिख सकते थे। लेकिन एनीवे चलिए हम पूरा सोल्यूशन लिखते हैं। तो ये ऐसा हुआ, फिर एक किसी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए, 2 वाले का बना देते हैं। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स है ना ये, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू 6 12 हो गया। और थर्ड स्टेप पे चेक कर लिए कि जो फ्रिक्शन लाए हैं वो छोटा होना चाहिए लिमिट से,
मतलब 12 लाए हैं, छोटा होना चाहिए 10 से, जो कि गलत है। तो गलत है तो एजम्पशन हमारा गलत हो गया, तो इससे खुश हो जाने वाली बात होती है क्योंकि फ्रिक्शन पता चल गया। खुश हो गए फोर्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में आंसर लिखे। तो आंसर कैसे लिख रहे हैं, देखो फ्रिक्शन पता चल गया, तो 2 वाले पे F आगे की तरफ है और 4 वाले पे F पीछे की तरफ और कैपिटल F आगे। वैल्यू कितना हो गया फ्रिक्शन का 10, लिमिट सॉरी काइनेटिक है ना, तो जितना लग सकता है उतना, और F कितना था इस समय 36 4। अब दोनों का एक्सेलरेशन आंसर लिखने जा रहे हैं। अगर इसका A1 है, इसका A2 है, तो A1 इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास, मतलब 10/2 दैट इज 5, एंड A2 इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास, मतलब 36 माइनस 10 26/4 4 पॉइंट समथिंग। तो ये आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक वाले और क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए चलिए, अच्छा इसको F4 से हम खींच रहे हैं, है ना, और इस बार ये फोर्स लेट से टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं। F इज इक्वल टू 2t, है ना, टाइम के साथ वेरी कर रहे हैं, टाइम के साथ बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे। t इज इक्वल टू 0 पे 0 था, धीरे धीरे बढ़ेगा, t इक्वल टू 1 पे ये 2 हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पे 4, नहीं बढ़ते जा रहा। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए, फाइंड टाइम एट विच द 2 ब्लॉक्स विल स्टार्ट स्लिपिंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लिप करना कब शुरू करेंगे। अब देखिए हम सॉल्व करें, देखिए जरा। पहले तो कम फोर्स से खींचेंगे जब, तो आपस में स्लिपिंग नहीं होगी, ये पक्का पता है। ज्यादा तेजी से खींचेंगे तभी आपस में स्लिपिंग होगी, तभी बीच की वेल्डिंग टूटेगी। ये फोर्स धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इनिशियली बहुत कम था, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जाएंगे। तो जब तक यहां का जो फ्रिक्शन है, जब तक वो संभाल पाएगा तब तक संभालेगा। जिस समय के बाद अब ये और नहीं संभाल पाएगा, जब ये फोर्स ज्यादा बड़ा होने लगेगा, है ना, जब ये और नहीं संभाल पाएगा तो बीच की वेल्डिंग टूट जाएगी और स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। तो हमसे पूरा ही पूछा गया स्लिपिंग कब शुरू होगी। स्लिपिंग तब शुरू होगी जब, नोट इट, कब शुरू होगी, जब ये वाला जो फ्रिक्शन है वो अपने लिमिट पर पहुंच जाए। ये रूल है ना। फ्रिक्शन किस समय के बाद शुरू होगी, जब यहां का जो फ्रिक्शन है वो अपने लिमिट पर पहुंच जाए। मतलब यहां का फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए, 10 हो जाए, और एग्जैक्टली उस समय पे भी स्लिपिंग नहीं हो रही होगी। जैसे ही ये 10 पहुंचा, उस समय स्लिपिंग नहीं हो रही होगी। कब होगी, उसके तुरंत बाद से स्लिपिंग शुरू होगी। सही बात है कि नहीं। जब ये वाला फोर्स उससे थोड़ा भी बड़ा हुआ, ये 10 नहीं हुआ, इसको 10 नहीं कराना है, तब तक t 5 आंसर देते, गलत आंसर है। इसको 10 नहीं बोल रहे, ये वाला जो फ्रिक्शन है, यहां का जो फ्रिक्शन है बीच में, वो जब अपने लिमिट पे मतलब 10 पहुंचेगा और उससे थोड़ा भी आगे समय बढ़ा, मतलब तब ये फोर्स और जितना हो चुका था और ज्यादा बढ़ाए होंगे, तब बीच की स्लिपिंग शुरू होगी, है ना। चलो अच्छा, तो पहले वाला कंडीशन लिखने जा रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, बड़ा आसान होता है, सीधा आंसर लिखना होता है इस तरह के क्वेश्चन में। ये 2 है, ये 4 है। हम कह रहे हैं ये फ्रिक्शन जो है ये अपने जब लिमिट पे पहुंचा होगा, मतलब 10 हुआ होगा, है ना, और ये फोर्स तो है ही कैपिटल F। जब ये 10 हुआ होगा, उसके तुरंत बाद से स्लिपिंग शुरू होगी। अभी तक नहीं हो रही थी, मतलब इस समय तक स्लिपिंग अभी शुरू नहीं हुई है। मतलब स्लिपिंग शुरू नहीं हुई है मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है ना। बस यही इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। दोनों का एक्सेलरेशन लिख के बराबर लिख देंगे, टाइम आ जाएगा, उसी टाइम के बाद से स्लिपिंग शुरू होगी। आंसर हो गया। बड़ा आसान होता है। देखो कैसे करके बता रहे हैं। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा,
नेट फोर्स अपॉन मास, दिस माइनस दिस अपॉन मास, F माइनस 10 अपॉन मास, इसका एक्सेलरेशन लिख दिए। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, दिस, यही तो नेट फोर्स है, दिस अपॉन मास, तो दोनों का एक्सेलरेशन को बराबर कर देंगे, कितना 10 बाई मास, दिस बाई मास, बस टी में रिलेशन आ गया, सॉल्व कर लिए, टी आ गया, उसी टाइम के बाद से स्लिपिंग शुरू होगी। देखिए लॉजिक क्या था, एक बार फिर से बताएं, स्लिपिंग उस समय के बाद से शुरू होगी जब यहां का जो फ्रिक्शन है, बीच का जो फ्रिक्शन है, वो अपने लिमिट पे पहुंच गया हो, मतलब कि 10 हो गया हो, उसी के बाद से स्लिपिंग शुरू होगी। तो देखो 10 पहुंचा दिए और वो समय निकालना है, एक्सेलरेशन अभी तक बराबर था, बराबर किए, टाइम आ गया, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो 5 और 15 बाई 2 है ना, 10 और 5, ठीक है नहीं। तो ये टाइम हो गया, इस समय के बाद से स्लिपिंग शुरू होगी। अच्छा तो चलिए, अच्छा एक पार्ट हुआ इस क्वेश्चन का, एक और पार्ट करते हैं। देखिए इन द इसी का सेकंड पार्ट 2 में लिखिए, इन दिस केस प्लॉट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर बोथ ब्लॉक्स, दोनों ही ब्लॉक्स के लिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखिए हम कैसे, हम करके बता रहे हैं ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने टाइम डिसाइड कर लिया कि स्लिपिंग किस समय के बाद से शुरू होगी, तो हम टाइम इंटरवल बांट लेंगे। हमेशा कभी भी ग्राफ का क्वेश्चन हो, ग्राफ प्लॉट करना हो ना, तो हमेशा 2 इंटरवल्स के बारे में सोचना चाहिए। किस इंटरवल में फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक है, अलग बात, और किस इंटरवल में फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक है, अलग बात, दोनों के बारे में बात करना चाहिए। चलो अच्छा, हम पहला इंटरवल है t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 15/2 तक का, इस इंटरवल में फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक है, और इस इंटरवल में एक्सेलरेशन कितना है वो सब बात कर लेंगे। फिर इसके बाद अगला इंटरवल t इक्वल टू 15/2 के बाद का समय जो होगा, उस समय में फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक होगा, तब एक्सेलरेशन किसका कितना होगा पता कर लेंगे। हर समय का एक्सेलरेशन पता चल गया तो उसको ग्राफ में बना देंगे, प्लॉट कर देंगे। चलिए हम लिख दे रहे हैं एक बार, इस समय में फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक है, मतलब कि स्लिपिंग नहीं हो रही है बिटवीन द ब्लॉक्स, है ना, ऑब्वियसली यहां पर तो हो ही रही है, स्मूथ है, बिटवीन द ब्लॉक्स स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो अगर लिख दें बिटवीन ब्लॉक्स इस समय में, तो एक्सेलरेट मतलब दोनों साथ में चल रहे हैं, दोनों साथ में चल रहे हैं, तो मतलब दोनों का एक्सेलरेशन तो एक ही है, और कितना है, नेट फोर्स अपॉन मास, दोनों का एक साथ अगर इमेजिन करें, एक साथ बॉडी बनाए, कितना 6 kg का बॉडी हो गया, 6 kg का बॉडी है, आगे खींचने वाला फोर्स इतना है, इधर कोई नहीं है, तो ये फोर्स अपॉन मास है ना, नेट फोर्स अपॉन मास, तो नेट फोर्स इज 2t अपॉन मास इज 6 kg, मतलब कि t/3, ये आ गया एक्सेलरेशन दोनों का। फिर अगला इंटरवल कौन सा है, 15/2 से बड़ा होगा जब टाइम, तो स्लिपिंग शुरू हो चुकी होगी, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। लेकिन बढ़िया बात क्या है, स्लिपिंग अगर शुरू हो चुकी है तो यहां का फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक है, काइनेटिक है मतलब 10 लिखेंगे उसको। तो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए आगे की तरफ F है 2t और फ्रिक्शन फोर्स है 10, पीछे 2 kg वाले के लिए, तो इसका एक्सेलरेशन लिखे अगर a1, तो नेट फोर्स इज 2t माइनस 10 अपॉन मास इज 2, तो ये हो गया t माइनस 5 a1, और इस तरह से a2 लिख दे 4 kg वाले के लिए, 4 kg वाले के लिए ऐसा फ्रिक्शन 10 है ये, तो a2 इसका एक्सेलरेशन फोर्स, नेट फोर्स यही है ना, मतलब कि 5/2 है ना, तो ये एक्सेलरेशन वगैरह सब लिख दिए दोनों का। चलिए अच्छा, अब देखिए इस टाइम के बाद से देखा जाए तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन तो टाइम का फंक्शन आ रहा है 2 kg वाले का, लेकिन 4 kg वाले का एक्सेलरेशन देखो कांस्टेंट आ रहा है ना, इसलिए ग्राफ बनाते समय उसको उस तरह से बनाएंगे। चलिए हम यहां पे ग्राफ बनाने जा रहे हैं। यहां पर हम ग्राफ बना रहे हैं,
हम कंपेयर करना चाहते हैं दोनों का एक्सीलरेशन अगर, तो हमको ग्राफ भी A1 और A2 दोनों इसी में बनाना होगा। मतलब A1 के लिए अलग ग्राफ, A2 के लिए अलग ग्राफ बना सकते थे, लेकिन हमको कंपेयर करना है एक्चुअली दोनों को, कौन ज्यादा कौन कम, इसलिए हम दोनों का एक ही में ग्राफ बनाने जा रहे हैं, है ना। तो ये इधर टाइम प्लॉट कर रहे हैं, इधर एक्सेलरेशन। तो ये हो गया t इज इक्वल टू, कुछ बना लेते हैं 15/2 वाला टाइम, t इक्वल टू 15/2, है ना। तो इसके पहले तक दोनों A1 और A2 बराबर थे और ये था फंक्शन। तो y इज इक्वल टू mx, स्लोप है कितना 1/3, तो y इज इक्वल टू 1/3 इंटू टी, y इज इक्वल टू mx, है ना। स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करने वाला, स्लोप हो गया 1/3। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, इसका स्लोप होना चाहिए 1/3, ये A1 के लिए भी है और A2 के लिए भी सेम है, A1 के लिए कॉमा A2, A1 A2 दोनों का यही ग्राफ इस इंटरवल में, और इस वाले इंटरवल में A1 अलग हो गया, A2 अलग। तो A2 तो हो गया 5/2। अच्छा, वैल्यूज भी पहले यहां लिखते चले, या इसको हटा दे रहे थोड़ा साफ करने के लिए, इसको हटा दे रहे। A1 A2 दोनों का यही ग्राफ है, वैल्यू भी लिख दें यहां पे कितना पहुंचा। तो t इक्वल टू 15/2 पे ये हो जाएगा, देखो 15/2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 5/2, राइट। 15/2 और नीचे 3, 5/2, तो दोनों पहुंचे कहां तक 5/2 तक, एक्सेलरेशन 5/2। चलिए, इसके बाद से A2 हमेशा 5/2 रहने वाला है, इसके बाद से, तो मतलब ये हो गया A2 के लिए ग्राफ 5/2। अब वो हमेशा 5/2 ही रहेगा, देखो ये वाला इस टाइम इंटरवल में। लेकिन ये कितना हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c, नहीं, A1 इज इक्वल टू t-5 है ना, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां पे स्लोप हो गया 1 और y इंटरसेप्ट है -5। तो यहां के बाद से A1 के लिए जो ग्राफ बनेगा वो +1 स्लोप का बनेगा, और अगर उसको पीछे बढ़ाएं, कट करना चाहिए इधर कहीं, इस एक्सिस को -5 पे कट करना चाहिए इधर कहीं। अच्छा, ये अगर लाइन है, अगर इसका स्लोप 1/3 था इस वाले का, तो यहां से आगे जब A1 का ग्राफ बनाएंगे तो उसका स्लोप देखो 1 है, 1/3 से ज्यादा, इससे ज्यादा स्लोप, मतलब थोड़ा और बड़े एंगल पे ऐसे बनाना चाहिए, नहीं ये ऐसे जा रहा था अगर, तो इससे थोड़ा और बड़े एंगल पे दिखा देंगे, बोलेंगे कि स्लोप 1 बनाए। चलिए, तो ग्राफ बनाए। अच्छा, चेक कर ले वैल्यू भी एक बार, ठीक t इज इक्वल टू 15/2 पे इसका वैल्यू है कितना, तो ये हो गया 15/2 -5, 15/2 मतलब 15 - 10, 5/2, इसका वैल्यू है 5/2 एट t इक्वल टू 15, सॉरी 15/2। t इज इक्वल टू 15/2 पे A1 का वैल्यू होना चाहिए 5/2, और उसके बाद से स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए विद 1 स्लोप ना, तो ऐसा। ये हो गया A1 का ग्राफ, इससे थोड़ा बड़ा बना दिए, ये ऐसे जा रहा था लाइन, थोड़ा बड़ा एंगल, ये बताने के लिए कि इससे ज्यादा स्लोप है, इसका स्लोप होने वाला था 1/3, इसका स्लोप है 1, तो बड़ा दिखा दीजिए, ये आंसर। चलिए, इसका तो ऐसे बना सकते हैं ग्राफ, है ना। ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ा जाएगा।